हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूं आपके लिए लेकर के ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का नेक्स्ट पार्ट। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, किस तरह से स्टेप्स होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कितने सारे वॉल्यूम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितने हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो आज हम लोग एक्चुअल में क्या देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो गैस का एक्सचेंज होता है ये होता कैसे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज हमने पहले भी बात करा था कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अलावा बात करा था कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। एंड वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड बहुत सारी चीजें और भी है। ठीक है, एंड इसका जो ओवरऑल प्रेशर बनता है आपका एटमॉस्फेरिक एयर का वो होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर बाहर का प्रेशर जो है एंड हमारे अंदर का जो प्रेशर है गैसेस का, उसमें कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता भी है कि नहीं होता है, एंड क्या वही डिफरेंस इज द रीजन जिसकी वजह से हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे होते हैं। सो इन सारी चीजों के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है कितना बेटा, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ साथ हम बात क्या कर लेंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर 760 mm ऑफ Hg है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं कि इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा। ठीक है, किसके प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो होता है 20.81%। ठीक है, 20.81% होता है ऑक्सीजन का प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालना चाहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 20.81 इंटू 760 जो कि होता है 159 mm ऑफ Hg। मतलब ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है 760, उसमें ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है 159। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 0.03%, है ना। पार्शियल प्रेशर निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो निकलेगा 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब हम हवा अंदर ले रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जा रहा होता है, ऐसा क्यों। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 mm ऑफ Hg, एंड हमारी बॉडी में इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हम इनहेल करते टाइम पे ऑक्सीजन रिच एयर को ही इनटेक करते हैं। एंड सेम आ जाता है एक्सहेल करने के टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट, इसीलिए एक्सहेल करने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। क्लियर है, यहाँ चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। अभी देखो इसके साथ साथ और जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन गैसियस एक्सचेंज के लिए। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है वो होगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो है वो क्या आ जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा क्या आ जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस।
अब ये क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देंगे कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उसका डिफ्यूजन रेट होगा। जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन रेट, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन रेट होगा। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर होता है दैन ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये तो हमने नॉर्मल फ्री ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली। लेकिन अगर हम डिजोल्व फॉर्म में देखें, सो डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है कंपैरिजन टू फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा कम मिल रहा होता है, इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स ना कंटिन्यूअसली ब्रीथ कर रहे होते हैं। जब आप फिशेस को देखते हैं तो उनका मुंह हमेशा ऐसे 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 हो रहा होता है, कंटिन्यूअसली वो पानी ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज कम होगा, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कंपेयर में। ठीक है। तो अगर हम एक्वाटिक ऑक्सीजन है ना डिजोल्व फॉर्म में देखें और हम फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में देखें, तो फ्री फॉर्म का ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा सॉल्युबल ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। सो CO2 जो है ये 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। प्रेशर ग्रेडियंट जो अभी हमने यहां पर निकाला है ना, कि हमने कहा कि जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं या जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन का एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू हमारी बॉडी, जिसकी वजह से हम जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना। सो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसकी बात हम लोग यहां पर आ जाते हैं। देखो क्या क्या है प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस जो है, ये सबसे पहले हम गैसेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 159 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 0.3। ठीक है। एल्विलर लेवल पे अगर हम जाते हैं, एल्विलाई पे अगर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाता है 104 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है 40 होता है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 95 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होगा। टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर 40 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 हो जाता है एंड 45 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्सहेल्ड एयर का 116 हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 32 हो जाता है। अब ये क्या है कैसे है, तो ये जो है बहुत आसान सा तरीका होता है। नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, यहाँ देखो ये हमने ले लिया इस तरह से, एल्वेलाई ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एल्वेलाई ले लेते हैं। आज ये एल्वेलाई ले लिया। ठीक है। और इसके साथ हम लोग यहां पर ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे टिश्यू ले लेते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम बना लेते हैं, चलो आज हार्ट बना लेते हैं हम लोग, है ना। सो हार्ट के लिए एक रफ सा हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। ये है ना? अभी यहाँ पर आ जाओ, सर्कुलेशन देखे, देखो क्या होता है। यहां से हार्ट से
है ना, क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहां से हम लोग ले लेते हैं कि हार्ट से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से क्या निकला बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया कहाँ से, सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास आता है ऑर्गन से। सो ये रहा ऑर्गन, ये रहा टिश्यू, है ना, यहां से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो कहाँ जा रहा है, हार्ट के राइट एट्रियम में जा रहा है, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा हो, या चाहे वो और किसके थ्रू आ रहा हो बेटा, चाहे वो कोरोनरी वेन के थ्रू आ रहा हो, ये इस तरह से, ठीक है। हम्म, चलो ये कुछ इस तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या होगा कि ये हमने कैसे बात कर लिया, हमने बात कर लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहां से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपके एल्वेलाई के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, आपके एल्वेलाई के पास जाएगा। ये गया एल्वेलाई के पास, ठीक है। एंड इसने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया, एल्वेलाई को दे दिया। वहां से क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा और फिर वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके कहाँ आया, आपके आएगा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में आया, ठीक है। और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से जब निकलेगा वेंट्रिकल के थ्रू, पल्मोनरी सॉरी एओर्टा के थ्रू, तो वो जाएगा आपके टिश्यू में। सो ये हमने इधर इस साइड देख लिया हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी साइड हमने ले लिया है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना समझ आया, चलो तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या हुआ, यहां पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था टिश्यू में, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ब्लड में चला गया, ठीक है। और वो ब्लड आपका कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ गया, राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में गया और फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और वो निकलते हुए कहाँ जाएगा, वो निकलते हुए जाएगा आपके एल्वेलाई में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वो गया आपके एल्वेलाई में। आई बात समझ में, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ साथ हम दूसरे साइड में कुछ और कलर ले लेते हैं बेटा। सो हमने लिया ये ग्रीन और यहां से क्या हुआ, यहां से आया है ऑक्सीजन एल्वेलाई में। उस एल्वेलाई से वो जो ऑक्सीजन है वो आएगा, बाहर निकलेगा और वो ऑक्सीजन फिर आपके सॉरी पल्मोनरी वेन में चला जाता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड जो है वो कैसा ब्लड हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। चलो सो कुछ इस तरह से ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी वेन, ये इस तरह से, ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड कहाँ जाता है, सो पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रिया में, वहां से जाएगा वेंट्रिकल में और फिर वहां से वो निकलेगा एओर्टा के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, एओर्टा के थ्रू बाहर निकला, है ना। और फिर वो जो है वो पूरी ब्लड में पूरी बॉडी में इस तरह से सप्लाई हो जाता है, क्या है, ऑक्सीजन। और इस तरह से ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया टिश्यू को, ठीक है। सो हम लोग लेबल कर ले, नाम लिख ले फटाफट से, चलो आ जाओ नाम लिखते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है यहाँ पर। सो ये है आपका टिश्यू ऑर्गन, ये है आपका एल्वेलाई, ठीक है ना। यहां से ब्लड कैसा जा रहा है, ये जा रहा है आपका डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। ये है क्या, यहां से ये क्या है, सो ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जिसके पास ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ये क्या है आपका, ये है आपका पल्मोनरी वेन, ये क्या है आपका, ये है पल्मोनरी वेन और इसमें ब्लड कैसे होंगे, इस पूरे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, हमने क्या क्या बात करी। सो हमने बात कर ली है कुछ इस तरह से कि
ये लेते हैं। हमने क्या बात किया कि ये जो एल्वेलाई में जो एयर आया है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 159। एल्वेलाई में इसका पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 104। तो अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 पार्शियल प्रेशर है, एल्वेलाई में 104 है ना। सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एल्वेलाई में आया। अब यहां से वो कहां जाएगा? सो ये जो ऑक्सीजन है वो जब आता है तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ऑक्सीजन जा रहा है ना। तो यहां तक जब वो जाता है तो अभी तक कितना है प्रेशर 104 का है। वहां से जो ऑक्सीजन है वो जो पल्मोनरी वेन में जाएगा तो यहां पर उसका प्रेशर कितना हो जाता है 95। यहां पर प्रेशर कितना है पहले से 95, एल्वेलाई में कितना है 104। सो इस वजह से क्या होगा, एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो आपके पल्मोनरी वेन में जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्लियर हुआ? ठीक। अब उसके बाद ये जो है ये आपके हार्ट में गया, हार्ट से बाहर निकला। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहे एओर्टा हो वहां पर भी आपका पार्शियल प्रेशर लगभग बराबर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 95 mm ऑफ Hg होता है। यहां से होते हुए वो गया कहां ऑक्सीजन, वो गया आपके टिश्यू में। टिश्यू में क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो वो है कितना है, वो लगभग 40 है, 40 से भी कम ही होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो अब यहां पर देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95, टिश्यू में 40 है। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे आपके टिश्यू में। क्लियर हो गया? इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू को पहुंच गया। अब टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है। टिश्यू ने उसने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में कितना है बेटा? सो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग टिश्यू की बात करते हैं तो यहां पर होता है ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन 45 इतना है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ कि ये आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, टिश्यू में कितना है 45 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, सो 45 है। ठीक है। सो टिश्यू में जो है वो लेस देन 45 है, एंड आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। टिश्यू में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, ग्रेटर देन 45 है। ठीक है। एंड आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें कितना है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 45, जिसकी वजह से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। आ रही बात समझ में क्यों जा रहा है इसमें? सो यहाँ पे गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वो। अब उसके बाद वो जाएगा आपके हार्ट में, उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में। सो पल्मोनरी आर्टरी में भी जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 45 ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब ये जो है ये इधर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद कहाँ जा रहा है, आपके एल्वेलाई में आया, और एल्वेलाई से वो बाहर निकलेगा। बाहर जब हम निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, सो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.3 था। ठीक है। एंड हमारे एल्वेलाई में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया भाई? सो हमारे एल्वेलाई में इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 40। ठीक है ना, कितना है 40 है। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जब एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो बाहर जाता है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर एक और चीज आपने देखा होगा कि मैम इसके बारे में नहीं बता रही हैं कि यहाँ जो एक्सहेल्ड एयर लिखा है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो भाई 116 लिखा हुआ है, 116 लिखा है, जबकि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो 104 लिखा है। ये क्या माजरा है? या एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 32 लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने जो पूरा साइकिल देख लिया, पूरा जो पाथवे देख लिया उसमें कहीं 32 नहीं बताया, ये क्या है?
एक्चुअल में हमने जब पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूरा पाथवे है उसमें कंडक्टिंग जोन होता है ना, एक्सचेंज जोन होता है। तो ये जो कंडक्टिंग जोन है, जो डेड स्पेस एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं जहां पर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट होता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो जो हवा है जो उन पूरे पाथवे में जमा है, रुका हुआ है, स्टक किया हुआ है, वो भी उसके साथ जो है वो बाहर निकलता है। और फिर जब हम हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो उन्हीं रास्ते में थोड़ा थोड़ा रह जाता है, और जब बाहर निकालते हैं तो वो उनके साथ बाहर निकल रहा होता है। सो जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 116 होता है, ठीक है, ना कि 104 होगा। एल्वेलाई में 104 है उसका पार्शियल प्रेशर, बट एक्सहेल्ड एयर में 116 है। क्लियर हुआ? तो रेजिडुअल वॉल्यूम, जो डेड स्पेस में ऑक्सीजन जमे हो चुके होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, टाइडल वॉल्यूम 500 है, जिसमें सिर्फ 350 यूज होता है, बाकी जो है वो पाथवे में जमा हो जाता है। सो वही 150 फिर बाहर भी तो निकलेगा। आ रही ये बात समझ में? सो ये 116 होता है एक्सहेल एयर में। सेम आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो एक हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा हो जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट, तीसरा यहां पर क्या काम करेगा, तीसरा फैक्टर जो है वो है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस। जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा, जितना कम थिकनेस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है। अब यहां पर आप बात कर लो कि ये जो एल्वियोलाई है ना, सो ये जो एल्वियोलर सरफेस है इसका थिकनेस कितना होता है, 0.5 mm होता है, 0.5 mm होता है। ये एल्वेलर सरफेस का थिकनेस जो है वो 3 लेयर से मिलकर के बनेगा बच्चा। एक हो जाएगा आपका एल्वेलाई का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो सेकंड लेयर आपका नॉन मेम्ब्रेनस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। और थर्ड जो है ये आपका ब्लड वेसल में ब्लड कैपिलरी होगा, उसका एंडोथेलियम, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, सो कैपिलरी एंडोथेलियम। इन तीनों की थिकनेस को मिलाकर के कितना बन जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm, या फिर हम लेस देन 1 mm की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? सो इतना है आपका थिकनेस जिसके थ्रू डिफ्यूजन आसानी से हो पाता है। अगर इस थिकनेस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगा। सो अब हम इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, कि गैसेस को हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा। तो गैसेस मतलब हम किस किस गैसेस की बात करेंगे बच्चे, तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की और हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। हम बात करेंगे ऑक्सीजन की और हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। ये क्या हो रहा है, आज मैं सीधा लिख रही हूं, ये उल्टा हो जा रहा है। एक मिनट बेटा, चलो जी। सो यस, है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, हम गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा गैस सबसे पहले देखेंगे, ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, है ना। ध्यान रखना, हमें लेना है 100 ml ऑफ ब्लड। हम लेते हैं 100 ml ऑफ ब्लड, और वो ब्लड भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड। कोई ऐरा गैरा ऐसा ब्लड नहीं लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। और जब इस ब्लड में हमने देखा कि ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, सो इन 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन के होते हैं। साथ ही साथ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा, तो हीमोग्लोबिन होगा 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, कितना ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा और 15 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन को मिलीलीटर में काउंट करेंगे, जबकि हीमोग्लोबिन को ग्राम में काउंट करते हैं, उसको भी मिलीलीटर में नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपको चीज याद रखना है ना। इसी से बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा फिर,
क्योंकि ये देखो 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है एंड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको 15 ग्राम जो है वो क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है एंड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या मिल रहा है आपको, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मिल रहा है। ठीक है, सो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, सो ये निकलेगा आपका 20/15, सो आ जाएगा आपका आंसर 1.34 ml। ठीक है, इतना ऑक्सीजन आपको 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में मिलता है। अब हम यहां पर बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन है ना, एक हीमोग्लोबिन पर आरबीसी है ना, जो एक हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे थे। एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आपको 4 चेन मिलता है। ठीक है, 2 अल्फा चेन होगा, 2 बीटा चेन होगा, मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपके क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इन चारों चेन को आपस में जोड़ करके रखेगा कौन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन जोड़ करके रखता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रेजेंट कहाँ है बेटा, आरबीसी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक आरबीसी में आपको क्या लगता है कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, सो एक आरबीसी में एकदम चौंकाने वाली बात है, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी, एक आरबीसी को अगर आप ले लेते हैं उसके अंदर 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी में 280 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। सो हम क्या देखने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात करना है किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, उससे पहले हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट करता कौन है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन होगा कितना, तो 100 ml ऑफ ब्लड में अगर हम हीमोग्लोबिन को काउंट करें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को काउंट करें तो 20 ml होगा, मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है लगभग 1.3 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। तो क्या एक आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आरबीसी के अंदर लगभग 280 मिलियन आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपका क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाता है ना, जिसमें कि 4 चेन होता है, तो 3D स्ट्रक्चर होगा, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होंगे, और इन सारे चेनों को हम जोड़ करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, चलो जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, कब करते हैं, क्या क्या डिफरेंट कंडीशन है और इसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना है, बहुत अच्छे से हम देखेंगे, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन डिलीवरी अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो वेरी करती है। जैसे नॉर्मल कंडीशन, जब आप रेस्ट कर रहे हो, हेल्दी हो, कोई बीमारी नहीं है ना, उस टाइम पे ब्लड का पीएच 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हमने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखा, लेकिन क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो रहा होता है कंपैरिजन टू पहले, है ना, इसलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। यहां पर आ जाते हैं, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 14.8, अप्रोक्सीमेटली हम 15 ml लेकर के चलते हैं। सो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो आपको डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है 5%। डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, 5% का ही डिफरेंस देखने को, 5 ml का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा है, देखो यहां पर हमने क्या कहा था कि तुम्हारा
मान लेते हैं कि ये आपका यहां से इस तरह से आ रहा है, ये है आपका वेन, है ना। और इधर से हमने ले लिया आर्टरी, इधर से हमने क्या ले लिया, आर्टरी, ठीक है। और फिर ये इस तरह से ऐसे टूट रहा है, किसमें, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। और यहां हमने ले लेना है एक ऑर्गन, ठीक। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मोस्टली, है ना। कितना है इसमें ऑक्सीजन का, कौन सा ये 15 ml, 100 ml ही हम बात कर रहे हैं, तो 15 ml ऑक्सीजन है। और आर्टरी जो है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन यहाँ ये। तो अब ये बताओ कि ये डिफरेंस 5 ml का है ना। तो ये 5 ml जो है वही तो इस तरह से यहां पर डिफ्यूज होगा, जो डिफरेंस है वही तो डिफ्यूज आउट होगा। आ रही है बात समझ में, है ना। सो ये कितना डिफ्यूज हो रहा है, 5 ml डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब वो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, परसेंटेज होगा आपका 25%। परसेंटेज कितना होगा, 25%। हाँ, ये बिल्कुल, ये जो परसेंटेज है 25%, ये आपका बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिजीज की कंडीशन में है, फीवर हो रखा है, उस टाइम पे हमारा ब्लड का पीएच जो है वो इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर बॉडी का वो राइज कर गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बढ़ गए, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, आपके 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन कितना अमाउंट है, इसको 20 ml ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो घट जाता है। नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 15 ml आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर इस तरह का कोई कंडीशन है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिजीज है, फीवर है, उस टाइम पे आपके 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो 15 से घटकर 5 तक जा सकता है, 5 ml तक हो सकता है। अब यहां पर आप डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस है आपका 15 ml, मतलब कितना परसेंट हो गया, 75% डिलीवर हो सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वेरी करेगा बेटा, ऑक्सीजन कितना जा रहा है टिश्यू को, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का कंडीशन, सिचुएशन कैसा है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जो डिफरेंस होगा उतना ही जो है वो अमाउंट डिफ्यूज आउट होगा। तो बस हमें देखना है कि डिफरेंसेस कितने हैं, ठीक है। चलो जी, बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की। तो ऑक्सीजन को दो तरीकों से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या है, पहला तरीका जो है कि ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, ब्लड के प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में डिसॉल्व कर दिया और वो जा रहा है ना। सो ऑक्सीजन को दो तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक हम करेंगे क्या, उसको प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, एक हम क्या करेंगे, उसको प्लाज्मा में डिसॉल्व कर देंगे, 3% इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, ये करेंगे। एंड 97% जो है ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ करके उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ऐसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो डिसॉल्व फॉर्म में करेंगे और दूसरा जो है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिखा है उसको नहीं देखना है आपने, मैंने क्या बनाना है, यहाँ पर एक मैं ग्राफ बना रही हूं, ये रहा, ठीक है। इधर हम क्या ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर हम क्या ले रहे हैं, नीचे नीचे हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो ये हमने स्टार्ट करना, इधर 0, 10, इधर 20, इधर 30,
इधर 40, इधर 50, 60, 70, 80, 90 एंड फिर 100। यस, इधर भी हम ले लेंगे, इधर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ और चीजें भी लिखेंगे, जैसे कि टिश्यू एंड एल्वेलाई। हम यहां लिख रहे हैं ये हमारा एल्वेलाई वाला स्टेज, एंड यहाँ पर टिश्यू। ये यहीं पे क्यों लिखा, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो यहाँ पर है, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने इधर ले लिया। इधर हम क्या ले रहे हैं बेटा, इधर हम ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब चलो हम लोग बनाते हैं ग्राफ। नॉर्मल सिचुएशन में जो है ये क्या हो रहा है, तो नॉर्मल सिचुएशन में आपका जो है पार्शियल प्रेशर है ना, वो धीरे 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 क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, मान लेते हैं ऑक्सीजन जो है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं बेटा, सो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका बाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जरूर जुड़ता है, लेकिन चारों एक साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, पहला ऑक्सीजन जो है वो जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो सबसे ज्यादा लेट से पहला ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। जैसे ही पहला ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, उसने क्या किया, उसने दूसरे ऑक्सीजन को जुड़ने में हेल्प किया, तो दूसरा ऑक्सीजन उसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम टाइम लेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा ऑक्सीजन। सो तीसरा जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो और जल्दी जुड़ेगा कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड विथ हीमोग्लोबिन। एंड सबसे जल्दी कौन जुड़ेगा, इजीली कौन जुड़ जाएगा, तो जो फोर्थ वाला ऑक्सीजन है ये सबसे इजीली जुड़ जाता है। आई बात समझ में। सो यहां पर जो है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, 4 ऑक्सीजन है, चारों आकर के एक साथ नहीं जुड़े, पहले पहला जुड़ेगा, लेट होगा, फिर उससे थोड़ा जल्दी जो है वो दूसरा जुड़ेगा, फिर और जल्दी जो है आपका तीसरा जुड़ेगा, और फिर और जल्दी जो है वो आपका चौथा जुड़ता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो है ना आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, देखो पहले जो है वो धीरे से जुड़ रहा है, पहले जो है वो धीरे 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 करके जुड़ रहा है ना। एंड इसकी एफिनिटी, जैसे ही पहला ऑक्सीजन जुड़ गया उसकी एफिनिटी बढ़ी, फिर उसके बाद उसकी एफिनिटी और बढ़ेगी। ठीक है, उसकी एफिनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कुछ इस तरह से। एक मिनट, हाँ। सो यहां पर ये क्या है, ये इस तरह से एफिनिटी इसकी बढ़ रही है। और फिर कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ ऐसा कर्व बनता है आपका, ये एस शेप का सिग्मोइड कर्व है बेटा, ये एस शेप का। तो एस शेप का बनने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो सबकी एफिनिटी एक जैसी नहीं होती, सबकी एफिनिटी अलग अलग होती है। तो पहले धीरे धीरे जुड़ेगा और फिर उसके बाद अचानक से जो है ये फास्ट जुड़ना शुरू होगा। पहला सबसे लेट से, दूसरा उससे थोड़ा जल्दी, तीसरा उससे और जल्दी, और चौथा सबसे जल्दी, इस तरह से। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपका बनता है। अब ये मैंने यहाँ पर इस तरह का क्या किया है भाई, तो ये देखो क्या किया है हमने यहाँ पर, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, सो टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, 40 होता है ना। ठीक है, एंड टिश्यू में ही कितना जो है हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड होगा,
कितना परसेंट सैचुरेटेड होगा बेटा? सो 75% हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर सैचुरेटेड होता है। कितना होता है? 75% जो है ये हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड मतलब वो जुड़े हुए हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। कितना जुड़ा हुआ है? 75% जुड़ा हुआ है आपके ऑक्सीजन के साथ। सो ये रहा। यस, ठीक है। एंड ये टिश्यू में आपका जो है ये 40 होता है ना? सो हमने इसको ऐसे करके मिला दो। मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा यहां पर हम लोग एक और चीज लेंगे। क्या लेंगे? हम बात कर रहे हैं एल्वेलाई की। सो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 104 होगा, ठीक है। एंड यहीं पे जो है वो आपका, यहीं पे जो है वो आपका सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ कितना होगा? 100% होगा। 100% होगा ना? सो एल्वेलाई के पास सैचुरेशन जो है ये कितना होता है? 100% होता है। एल्वेलाई के पास जो सैचुरेशन है बेटा ये 100% है, ठीक है। आ जाओ। कुछ ऐसा, ठीक है। अब इससे क्या समझ आ रहा है? इससे देखो क्या समझ में आता है। यहां देखो कि यहां पे जो है ये 100% सैचुरेशन है, यहां पे सैचुरेशन 100% है, ठीक है। यहां इस वाले पॉइंट को अगर हम आगे लेकर के आए तो सैचुरेशन कितना है? 75% सैचुरेशन है। 75% सैचुरेशन है, ठीक है। मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है? डिफरेंस कितना का आ रहा है? ये रहा, यही तो है डिफरेंस। ये कितना है? 25। ये कितना है? 25%, है ना? तो यही तो है जो डिफरेंस है, और इतना ही तो डिलीवर होगा आपके टिश्यू को ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यू के पास 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और जो ब्लड, जो एल्वेलाई है ना, जो एल्वेलाई लेकर के आ रहा है, एल्वेलाई के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, उस वहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, वो सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का वो 100% है, ठीक है। तो 75% तो टिश्यू के पास ऑलरेडी है। जो ब्लड आ रहा है उसके पास सैचुरेशन कितना है? 100% है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 25% का। तो वही 25% जो है वो टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर हो जाता है। आई बात समझ में? ये क्या है? ये अभी जो हमने बात करा ना यहां पर, ये उसका ही, उसी के बारे में हम दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है, इसके लिए ग्राफ किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। हमने अभी बात किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, एंड ऑक्सीजन जो है 100 ml, हाँ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? 20 ml। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? 15 ml। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो डिफरेंस कितना है? 5 ml। वही 5 ml जो है वो टिश्यू को या ऑर्गन को क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, ठीक है। सो वो कितना है? 25%। वो 25% कैसे निकला दिखा यहाँ पर, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये 75% इतना क्या है? ये वेन है ना, ये वेन में रिजर्व किया हुआ ऑक्सीजन है, यही तो है। बोलो, आया इतना समझ में? ठीक है, चलो जी। सो अभी हम यहां पर देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सिग्मोइड ग्राफ बनेगा, एस शेप का बनेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। जैसे एल्वेलाई की लंग्स के पास हम बात करते हैं तो 104 mm ऑफ Hg होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। यहां पर 97% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। 97% हमने क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि 3% ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के मूव करता है, तो जो बचा 97% वो सारा का सारा आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा।
ठीक है। एट टिश्यू लेवल में हम बात करते हैं, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mm ऑफ Hg है ना। सो 75% ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 25 क्या है, अगर एक एक सिचुएशन लिया गया कि एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 25 mm ऑफ Hg, ठीक है, तो कितना परसेंट जो है वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, मतलब हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल तब क्या होगा, क्या कह रहा है, 25%। सो 25% जो है वो कहां पर आ जाएगा बेटा, 25% कुछ यहां पर है ना। सो 25% जो है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग ऊपर लेकर के चलते हैं, आ जाओ। इसको जब हम लोग ऊपर लेकर के चलेंगे तो ये कहीं मैच करेगा, यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, ये देखो 50, है ना। तो 25% ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 50% सैचुरेटेड है। इसको ही हम क्या कहते हैं, P50 वैल्यू कहते हैं, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ जाता है P50 वैल्यू क्या होता है। ये क्लियर हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग कि कुछ और चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमने कर्व देखा, ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और सिचुएशन है ना, क्या ये कर्व जो है ये राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकता है, और अगर शिफ्ट करता है तो उसका क्या कंडीशन होगा, ऐसा क्या सिचुएशन होगा हमारी बॉडी में कि ये जो कर्व है हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, या ये जो कर्व है हमारा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो चलो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग दिस कर्व टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो क्या है, फैक्टर्स affecting shift towards right। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, आ चुका है 2020 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या है, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा क्या है, एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज, इसके अलावा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ये सब अगर इंक्रीज कर रहा है आपकी बॉडी में, ये सब के सब अगर इंक्रीज कर रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, ये सारी चीजें अगर इंक्रीज कर रही हैं आपकी बॉडी में, तो आपका जो कर्व है वो राइट के साइड में शिफ्ट हो जाता है। कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। सो यहां पर हम लोग चलो बना लेते हैं वो कर्व, ये हमने ये ऐसा, ठीक है, ये ये है हमारे पास 75, यहाँ हमारे पास 75%, ये हमारे पास 100%, यहाँ हमारे पास कुछ 40, ये हमारे पास 40, मतलब यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मैम क्या कर रही है, ऐसा सोच रहे हो ना, कुछ भी नहीं, ये आपके ग्राफ को मैं प्रॉपर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ।
हम्म, चलो ये कुछ इस तरह से ऐसे ही बनाया हमने, अभी ग्राफ बनाया था, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये शिफ्ट करना है इसको हमें, किस साइड शिफ्ट करेंगे हम। तो हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ अगर हमें शिफ्ट करना है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि बॉडी में क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, या एसिडिटी जो है वो बढ़ गया है ना। सो या फिर ये एक केमिकल है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ गया है, एक्सरसाइज हम करना ज्यादा शुरू कर दिया है, ये टेम्परेचर हमारा राइज कर गया है, तो हमारा ये जो कर्व है ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होगा राइट की तरफ तो कैसा होगा, ये कुछ ये कुछ ऐसा, ये राइट की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर आ जाते हैं कि इसके बारे में जिसने बताया है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बोहर्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बोहर्स इफेक्ट। क्या है ये इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व, ठीक है, किस वजह से हो रहा है, डिसोसिएशन इज ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है ये आपके बोहर साहब ने बताया था। कैसे बताया इन्होंने, क्या रिलेट किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गया है, लेट्स सपोज कि हमारी बॉडी में क्या हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। इसके इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज होता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कहां पर बढ़ेगा, एट टिश्यू लेवल, कहां पर, एट टिश्यू में क्या हो गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा सो रिड्यूस करता है एफिनिटी, एफिनिटी बेटा, रिड्यूस करेगा ये एफिनिटी को कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ा रहे, ठीक है। एफिनिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये इसको कम कर देगा। अब ये कम हो गया है मतलब इंक्रीज हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया मतलब मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यूज को मिलेगा। यही तो चाहिए था हमें, है ना। हम क्या चाहते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहे, नहीं, हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़े, हीमोग्लोबिन जो है वो छोड़ दे ऑक्सीजन को, एंड जैसे ही वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा हमारे टिश्यू को। तो अगर ये शिफ्ट जो है तुम्हारा इस तरीके से राइट की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स कि यहां पर देखो अगर ये शिफ्ट राइट की तरफ हो रहा है तो क्या होगा कि आपके बॉडी को, आपके टिश्यूज को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होगा। अगर ये शिफ्ट लेफ्ट की तरफ हो जाए तो कम ऑक्सीजन की सप्लाई होगी आपके टिश्यूज को। आ रही है बात समझ में, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है बेटा कि अगर हमारा, है ना, क्या बोलते हैं कि ये हमारा ग्राफ जो है ये राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो जा रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्लियर हो गया,
समझ आ रहा है? और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, एसिडिटी बढ़ा दो, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, एक्सरसाइज करो हेवी सा, टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाएगा, सो ये सारे सिचुएशन आ जाते हैं। क्लियर है? इसी का अगर उल्टा हम ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए, एसिडिटी कम हो जाए, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल कम नॉर्मल सा है या लो सा है, या 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमने घटा दिया। बेसिकली हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में भी कम होगा। टिश्यू में कम होगा तो एफिनिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से चिपक के बैठा रहेगा। हीमोग्लोबिन उसको छोड़ेगा नहीं, और उसको अगर छोड़ेगा नहीं तो हमारे बॉडी को, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या लिखा है देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, बोर्स इफेक्ट कहते हैं, इंडिकेट इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये सारे उसके लिए फैक्टर्स हैं। बोर्स इफेक्ट क्या है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फैक्टर्स कॉजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या करनी है? घटा देनी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक और चीज है जो मैं यहीं पे आपको क्लियर करूंगी। हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो ये हमने लेफ्ट शिफ्ट लिया। ठीक है, एक ये लेफ्ट शिफ्ट, एक और लेफ्ट शिफ्ट ले लेते हैं, दो लेफ्ट शिफ्ट। चलो बात करते हैं हम लोग पहले, है ना। ये ठीक है, चलो अब इसका क्या मतलब है देखो। सबसे पहला, ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका राइट शिफ्ट है और इधर आपका लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट जो है, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट की, हम बात कर रहे हैं क्या? लेफ्ट शिफ्ट की। सो लेफ्ट शिफ्ट जो है ये आपके दो रीजन से हीमोग्लोबिन का जो ये कर्व आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो कर्व है ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है। दो रीजन है, एक है आपका मायोग्लोबिन और दूसरा है आपका फीटल हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है? फीटल हीमोग्लोबिन, है ना। मायोग्लोबिन जो है एक्चुअल में क्या होता है? मायोग्लोबिन ये आपके स्केलेटल मसल्स में जो हीमोग्लोबिन मिलते हैं उनको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। ये टर्शियरी प्रोटीन का एग्जांपल है, सिंगल चेन से बना हुआ होता है, एंड इसकी एफिनिटी हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा एफिनिटी तो मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, सो लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपके टिश्यू को। उसी तरह से फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी एफिनिटी भी नॉर्मल हमारे अडल्ट के हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप ये सोचो कि कोई एक मदर है ना, कंसीव की हुई है, उनके वुम्ब में फीटस है। ठीक है, अब उस फीटस को भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, अब मदर के पास तो ऑक्सीजन सिर्फ अपने भर है ना, उन्होंने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया है। ठीक है, वो ऑक्सीजन है उनके पास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो मदर है, हाँ, क्या हो रहा है इसमें कि उन्होंने सांस लिया, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, अब उस बच्चे को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर उस बच्चे की एफिनिटी नॉर्मल मदर के हीमोग्लोबिन की जितना ही होता तो क्या बच्चे को ऑक्सीजन मिल पाता? नहीं मिल पाता। उस केस में नेचर ने देखो कितना प्यारा सा बनाया है। क्या किया है नेचर ने कि ये जो मदर है, उस सॉरी ये जो फीटस है उसके पास जो हीमोग्लोबिन है उसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी एफिनिटी नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। तो फीटस का हीमोग्लोबिन जो है ना, वो मदर के हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है उसको चुरा लेता है, उसको छीन लेता है मदर से और लेकर के अपने साथ जोड़ लेता है।
आई बात समझ में? इस तरह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, सो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है नॉर्मल किससे? अडल्ट के हीमोग्लोबिन से। ठीक है, सो ये किसका है? ये है आपका मायोग्लोबिन के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। एंड ये है आपका फीटल हीमोग्लोबिन, इसको हम क्या कहते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन, आई बात समझ में? ठीक है, सो सबसे ज्यादा एफिनिटी अगर हम बात करते हैं, एफिनिटी की अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का किसके साथ है, तो सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने आप से। मैं अपने आप से करती हूँ, सो माई से मायोग्लोबिन। ठीक, उसके बाद हम किससे करते हैं? बच्चों से, है ना? सो फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन। और उसके बाद हम किससे करते हैं? बड़ों से। सो अडल्ट का हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन। सो सबसे ज्यादा एफिनिटी मायोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन को अगर मायोग्लोबिन मिलेगा, मतलब मायोग्लोबिन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो कोई उससे नहीं ले सकता। ठीक है, फीटस के साथ अगर जुड़ा है तो मायोग्लोबिन ले सकता है, बट अडल्ट का हीमोग्लोबिन उससे ऑक्सीजन को नहीं चुरा सकता। अडल्ट के पास अगर अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो फीटल हीमोग्लोबिन भी उससे ले लेगा ऑक्सीजन को, मायोग्लोबिन भी ले लेगा उससे ऑक्सीजन को। आई बात समझ में? सो बस आपको याद क्या रखना है? ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, किसके साथ कम है, प्लस लेफ्ट शिफ्ट किस किस रीजन से होता है, क्या क्या सिचुएशन है, राइट शिफ्ट क्या क्या सिचुएशन है ना? बस ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। सो विद दिस हमने आज कंप्लीट कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, देखा है डिसोसिएशन कर्व, देखा है बोहर्स इफेक्ट के बारे में, देखा है लेफ्ट शिफ्ट देख लिया, राइट शिफ्ट देख लिया। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत सारी चीजें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।